आप देख रहे हैं यूवी टॉक्स और आज हम चर्चा करेंगे इंडिया और एशिया के फर्स्ट जेट पावर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। मारूत। इस शब्द का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द टेम्पेस्ट, यानी कि तूफान के जैसा। 1960s में कुछ ऐसी ही बातें देश और विदेश में इंडिया के फर्स्ट एवर इंडिजीनियसली डेवलप्ड फाइटर जेट के बारे में हो रही थी। HAL HF-24 मारूत एक ऐसा आइकॉनिक एयरक्राफ्ट जो कि सभी की मेमोरीज से अब तो ओझल हो चुका है। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो अपनी अचीवमेंट और क्रिटिसिज्म के बीच में 25 साल तक जूझता रहा और अंत में एक बेनाम मौत मर गया। 1950s के शुरुआत तक कैप्चर्ड या सरेंडर्ड नाजी जर्मन साइंटिस्ट को यूज करके यूएसए और रशिया दोनों ही साउंड बैरियर ब्रेकिंग, यानी कि 1 मैक की स्पीड से ज़्यादा या साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज चलने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट्स को असलियत बनाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते दोनों देशों ने अपने प्लेन्स को दुनिया भर के कन्फ्लिक्टिंग और वॉर रीजन्स में फॉर प्रॉफिट पर्पस बेचना भी शुरू कर दिया था। 1954 में तो यूएसए ने अपना ऐसा ही एक युद्धक विमान जिसका नाम था F-86 सेबर, उसकी सप्लाई पाकिस्तान को स्टार्ट कर दी। और तब ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न हो चुका था, क्योंकि इंडिया के पास F-86 सेबर जैसे तेज और स्विफ्ट फाइटर जेट को काउंटर करने का कोई बेस्ट उपाय नहीं था। तब हमारे देन प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी विजन को एक इंडिजिनियस साउंड बैरियर ब्रेकिंग फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि F-86 सेबर के थ्रेट को काउंटर कर पाए, उसके ऊपर डेवलपमेंटल रिसर्च और प्रोडक्शन को शुरू करने की इच्छा जताई। कुर्द टैंक नाजी जर्मनी में एक एरो मॉडल डिजाइनर थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के एयरफोर्स लुफ्टवाफे के लिए कुछ आइकॉनिक और बेस्ट एयरक्राफ्ट डिजाइन किए थे, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मिड तक एलाइड एयरफोर्स को चुनौती दी थी। 1950s में कुर्ततैंग का कुछ पॉलिटिकल रीजंस के कारण इंडिया में आना हुआ और वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर बन गए। लेकिन जब मारूत के ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ तब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में शामिल हुए और उन्होंने मारूत की रूपरेखा बनाना शुरू कर दिया। 1956 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 1961 तक प्रोडक्शन में जाने लायक हो गया था। इनिशियली मारूत को एज एन इंटरसेप्टर फाइटर तैयार किया जाना था। इंटरसेप्टर फाइटर का काम होता है कोई भी एरियल थ्रेट, अनआइडेंटिफाइड या अनवांटेड एरियल एक्टिविटी को डिटेक्ट, रिपोर्ट और न्यूट्रलाइज करना। इसलिए इंटरसेप्टर जेट के लिए सबसे ज़रूरी होती है उसकी स्पीड। मारूत की इन्विजन स्पीड 1 मैक से 1.8 मैक के अराउंड फ्लक्चुएट करनी थी। ये था कुर्त टैंक और उनकी HAL टीम का विजन। पर रियलिटी में मारूत इंटरसेप्टर फाइटर तो छोड़ो, 1 मैक की स्पीड भी क्रॉस नहीं कर पाया और अपने फर्स्ट डिलीवर्ड मॉडल के बाद से ही क्रिटिसिज्म का शिकार हो गया। मारूत की फेलियर के पीछे बहुत से कारण थे। उन सभी कारण को हम ऑर्गेनाइज करके समझेंगे। सबसे पहला कारण था इंडिया में ऐसे पावरफुल इंजन्स का ना होना जो कि साउंड की स्पीड को पार कर पाए। इंडिया उस वक्त तक ब्रिटेन के जेट फोलैंड नाट के टर्बोजेट इंजन्स को मैन्युफैक्चर कर रहा था, पर ऐसे इंजन्स बिना आफ्टर बर्नर के मैक 1 की स्पीड देने लायक नहीं थे। दूसरा रीज़न था पॉलिटिकल क्राइसिस। इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नॉन सीरियसनेस के कारण मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स को बेहतर इंजन्स के लिए एक्सटर्नल एड पर कन्विंस करना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए मुश्किल हो गया। रोल्स रॉयस का दिया हुआ एक ऑफर भी इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया। वैसे ये बात एक इम्पॉर्टेंट रीज़न भी है क्योंकि इंडिया अपने हाई लेवल ब्यूरोक्रेटिकल और पॉलिटिकल करप्शन के बीच देश के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज पर ढंग से फोकस नहीं कर पाता है। और फाइनली जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सोवियत यूनियन के ऑर्बिट में इंडिया को ले लिया और हमारे मेजर एयर फ्लीट और गन्स तक रशियन मेड वेपनरी से रिप्लेस हो गए। तीसरा रीज़न था प्रोजेक्ट लीडर कुरुक टैंक का डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के प्रति रिजिड रहना। इंडियन गवर्नमेंट की नॉन सीरियसनेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स का उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट न देना एक और कारण बना था कि क्यों कुरुक टैंक न ही सिर्फ न्यू डिज़ाइन पर आगे काम करने से बचते रहें, बल्कि 1960s के एंड तक वो वापस अपने स्वदेश जर्मनी भी लौट गए। 1970s में फेल्ड न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा के कारण ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगना
एक बहुत बड़ा कारण बन गया था कि क्यों इंडिया बाहर से केपेबल इंजन्स को इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। आगे ये पाया गया कि इंडिजीनियस रिसर्च के कॉस्ट अब इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री में ऑलरेडी मेड कैपेबल जेट्स के प्राइस को एक्सीड कर रहे थे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर से खरीदना ज़्यादा सही समझा, बजाय कि वो खुद के रिसर्च पर इन्वेस्ट करते। मारुति के कुल मिलाकर 147 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स में प्रोक्योर किए गए, नॉट एज एन इंटरसेप्टर बट एज अ ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट। मारुति की सबसे अच्छी कैपेबिलिटी थी उसकी सर्वाइवेबिलिटी, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपनी सर्विस में एक भी जेट एयर कॉम्बैट में लॉस नहीं हुई। इसका बहुत बड़ा कारण था ऑटो पायलट से मैनुअल कंट्रोल पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर इमरजेंसी सिचुएशंस की हालत में। इंडिया के पहले इंडिजीनियस केपेबल फाइटर के सपने पर तो पानी फिर चुका था, लेकिन फिर भी कुर्त टैंक के डिज़ाइन और फर्दर इम्प्रूवमेंट अपना कमाल दिखाया। 1971 के युद्ध बैटल ऑफ लोंगेवाला में, ये वही युद्ध है जिस पर हम सभी ने सनी देओल की बॉर्डर मूवी देखी है। इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पर चल रहा ये युद्ध पाकिस्तान की तरफ से इंडियन एयर बेसिस पर एयर स्ट्राइक से शुरू हुआ था, जिसका गोल था अपनी आर्मर्ड और इन्फेंट्री फोर्सेस से कंबाइंड अटैक करके इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कंट्रोल में लेकर इंडिया को ईस्टर्न पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां से रिट्रीट करने के लिए मजबूर करना। मारुति ऐसे केपेबल ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट ने लोंगेवाला में इन्वेजन की पाकिस्तानी ब्रिगेड की धज्जियां उड़ा दी। टैंक्स, जो कि एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज थे पाकिस्तानी इंट्रूजन के, उनको बड़ी संख्या में डिस्ट्रॉय करने का काम मारुति और हॉकर हंटर फाइटर्स ने किया। इंडिया में पॉलिटिक्स वो दलदल है जो है तो गंदा, लेकिन उसके बिना हमारा देश भी नहीं चल सकता। एचएएल मारुति जैसे ऐसे बहुत से रिसर्चर्स रही हैं जो कि इंडिया ने करने की कोशिश की। डीआरडीओ की एक डॉक्यूमेंट को रेफर करें तो उसमें पाया गया कि इंडिया अपने जीडीपी का लेस देन 1% रिसर्च पर खर्चा करता है, जबकि रशिया और यूएसए अबाउट 4% ऑफ जीडीपी एनुअली स्पेंड करते हैं अपनी मिलिट्रिकल माइट और रिसर्चेस को प्रमोट करने के लिए। पर हर चीज़ का एक ब्राइट एंड भी होता है, और शायद इंडिया और एचएएल का भी ब्राइट एंड हमें 2014 के बाद से दिख रहा है, क्योंकि 2014 के बाद हुई चेंजेस ने ना ही सिर्फ इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री बल्कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी अप्रोच को भी चेंज किया है। डीआरडीओ में इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के वक्त एक स्टेटमेंट इशू किया था कि इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट हो चुका है। ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट पर भी तेजी से काम चल रहे हैं। एचएएल तेजस, एचएएल ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एमका, टीईडीबीएफ, घातक, रुस्तम, ये सारे इसी के रिजल्ट्स हैं। विदेशी मदद, सेल्फ रिलायंस और प्राइवेट फर्म्स को वर्क ऑफर करने से ये तेजी आई है। इनमें बहुत से रिसर्चेस 2025 से 2030 तक कंप्लीट हो जाएंगे और एक नया एयर पावर के तौर पर इंडियन एयरफोर्स और एविएशन इंडस्ट्री का उदय श्योर है। हमने अपने वीडियो में कुर्त टैंक की बात करी थी, पर क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि भारत में वो कौन सी हस्ती थी जो कि कुर्त टैंक के स्टूडेंट थे और उन्होंने आगे चलकर इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बहुत मजबूत किया था? टेल योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, गुड बाय।